गरीब दर्जी माँ की 5 बेटियों का बर्फ गाउन। ब्लाउज तो सिल गया, अब जल्दी से तुरपाई कर देती हूँ। शांता ताई आती ही होंगी ब्लाउज लेने। उफ, आज तो बड़ी गर्मी है। गरीब अनीता भरी गर्मी में कपड़े सी रही होती है, तभी शांता आती है। अनीता, मेरा ब्लाउज सिल गया क्या? हाँ शांता ताई, सिल गया है, ये लीजिए आपका ब्लाउज। शांता ब्लाउज सिलने के बदले अनीता को 100 रुपए दे देती है। बहुत ही बढ़िया ब्लाउज सिला है तूने बिटिया, भगवान तुझे तरक्की दे। शुक्रिया शांता ताई। मुझ गरीब माँ को आपसे एक मदद चाहिए थी ताई। आप जहाँ काम करती हैं वहाँ मेरी सिलाई के बारे में बताइएगा। मैं उनके कपड़े सस्ते में सिल दूंगी, वो भी जैसा कहेंगे वैसा ही सिल दूंगी। इससे मुझ गरीब दर्जी के 2 पैसे बन जाएंगे। मैं तेरी मजबूरी को समझती हूँ बिटिया। इतनी गरीबी में दिन रात लोगों के कपड़े सिलकर तू किस तरह से अपनी 5-5 बेटियों का पेट पाल रही है। मगर मैं जिस कोठी में रोटी बनाने का काम करती हूँ वो बड़े सेठ लोग हैं। वो अंग्रेजी माँ का कहते हैं, हाँ, वो महंगे फैशन डिजाइनर से कपड़े सिलाते हैं। ठीक है शांता ताई, कोई बात नहीं। इसके बाद अनीता फिर से उदास होकर कपड़े सिलने बैठ जाती है। तभी वह अपनी 5 बेटियों को झगड़ते हुए घर में आते देखती है। छोड़ छाया, छोड़, मैं कहती हूँ छोड़ दे, ये मेरे हिस्से का जूस है। ऐसे कैसे, इसमें आधा हिस्सा मेरा भी है और मुझे गर्मी लग रही है। ये ठंडा ठंडा जूस मैं पीऊंगी, इसे गर्मी में लाइन में लगकर मैंने लिया था। नहीं नहीं, ये जूस मैं पीऊंगी, मुझे तो दीदी। क्या बात है, तुम सब ऐसे क्यों लड़ झगड़ रही हो? वो माँ, हम रास्ते में आ रहे थे ना, तो वहाँ पर एक अंकल ठंडा जूस बांट रहे थे, तो हम भी लाइन में लगे थे, मगर जूस खत्म हो गया, बस एक ही मिल पाया। अनीता की 5 बेटियां ऐसे ही ठंडे पानी के लिए ललकती थीं। तभी अनीता की अमीर पड़ोसन चांदनी अपनी बेटी पलक के साथ मिठाई का डब्बा लेकर आती है। बाप रे अनीता, तेरे इस घर में एकदम आलू जैसी उबलने वाली गर्मी हो रही है। कितनी बार कहा तुझे एक पंखा खरीद ले। खैर छोड़, ये ले मिठाई खा। मगर ये मिठाई किस खुशी में? अब बस, मैंने मेरा पुराना वाला फ्रिज बेच दिया और नया डबल डोर का फ्रिज लिया है। पुराने वाले फ्रिज में बर्फ जमाने की कैपेसिटी बड़ी कम थी और इसमें मैं एक बार में ढेर सारा बर्फ जमा सकती हूँ। अब इतनी गर्मी में बिना ठंडे पानी से कहाँ चलता है? तब तो चांदनी आंटी, अब तो आप हमें भी बर्फ दे दोगी ना? क्यों नहीं, आ जाना जब बर्फ चाहिए हो। अच्छा, मैं चलती हूँ। उसी शाम, माँ बहुत गर्मी हो रही है, ठंडा पानी पीने का मन कर रहा है। मैं और छाया चांदनी आंटी के घर से बर्फ मांग कर ले आते हैं, फिर हम ठंडा ठंडा पानी पियेंगे। चल छाया। हाँ चलो राध्या दीदी। अनीता की दोनों बिटिया बर्तन लेकर उम्मीद लगाए चांदनी के घर आती हैं। चांदनी आंटी, थोड़ी बर्फ दे दो। आ गई दोनों मुंह उठाकर बर्फ मांगने। रुको लाती हूँ, ये लो। अनीता की 5 बेटियां बर्फ का पानी पीकर बहुत खुश होती हैं। अब वह रोज चांदनी से बर्फ मांगने आती। तभी एक दिन चांदनी चिढ़कर कहती है, तुम्हारा तो रोज रोज का हो गया है, सुबह शाम बर्तन लेकर फ्री की बर्फ मांगने आ जाती हो। अगर तुम 5 को बर्फ का पानी पीने का इतना ही शौक है तो जाकर कहो अपनी गरीब माँ से वो फ्रिज खरीद ले। अनीता की दोनों बेटी आंखों में आंसू लिए घर आकर रोते हुए कहती हैं, माँ, आंटी ने हमें भगा दिया, हमें बर्फ भी नहीं दिया। हम इतने गरीब क्यों हैं माँ? ना हमारे घर में एक पंखा है ना फ्रिज है, हमें इतनी गर्मी में गुजारा करना पड़ता है। आराध्या, अगर पिताजी जिंदा होते तो आज हमारे घर में भी ये सब होता। माँ तो खुद कितनी मुश्किल से हमें पाल रही हैं। उस दिन गरीब अनीता की 5 बिटियां उदास होकर भूखे ही सो जाती हैं। तभी अनीता एक टूटे फूटे बक्से से 5 फ्रॉक निकालकर भराई आंखों से देखते हुए कहती है, तुम्हारे उदास चेहरे को देखकर तुम्हारी इस गरीब दर्जी माँ का दिल भी बहुत दुखता है मेरी बच्चियों। मगर मैं क्या करूं? वैसे मैंने तुम 5 के लिए बचे कतरन से ये फ्रॉक सिली है, मगर पता नहीं तुम्हें ये पसंद आएगा भी कि नहीं। गरीबी भरी जिंदगी को सोचते हुए अनीता की आंख लग जाती है। फिर एक दिन अनीता जब बाजार जा रही होती है तभी वह एक शिकारी को पिंजरे में एक चिड़िया को ले जाते देखती है। बेचारी ये चिड़िया इस पिंजरे में कितनी उदास बैठी है।
मुझे इसे बचाना होगा। अनीता शिकारी का पीछा करते हुए जंगल आ पहुंचती है, जहां शिकारी कहता है, अब मैं इस चिड़िया को मारकर खाऊंगा और फिर मैं बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगा। तभी अनीता एक डंडे से शिकारी को मारकर बेहोश कर देती है और जैसे ही पिंजरा खोलती है वो चिड़िया परी बन जाती है। मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये जादुई शिकारी है, इसने मुझे चिड़िया बनाकर कैद कर लिया था। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? अनीता परी को अपनी परेशानियां बताती है। मेरे साथ साथ मेरी 5 बच्चियों को भी ये गर्मी और गरीबी झेलनी पड़ती है। वो हर दम बस बर्फ बर्फ करती रहती हैं। प्यारी परी, तुम मेरी मदद करो। तभी परी जादुई छड़ी घुमाती है और अनीता को एक लाल पोटली देती है। इस पोटली में क्या है परी रानी? इसमें जादुई बीज हैं। इन्हें ले जाकर किसी भी कपड़े पर छिड़क देना, फिर तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। घर आकर अनीता उस पोटली में रखे बीजों को सबसे पहले अपनी बेटियों के लिए सिले हुए फ्रॉक पर छिड़कती है। तभी एकाएक वो बर्फ के गाउन बन जाते हैं। अनीता की 5 बेटियां बर्फ का गाउन देखकर बहुत खुश होती हैं। हाले वाह, ये तो बर्फ का जबरी वाला फ्रॉक है। रूही, इसे झबरी वाला फ्रॉक नहीं बल्कि गाउन कहते हैं मेरी बहन। माँ, आपको पता है हम 5 को गाउन पहनने का बड़ा मन था और देखो हमें ये बर्फ वाला सुंदर गाउन मिला है। क्या हम इसे पहन लें? हाँ मेरी बच्चियों, ये बर्फ का गाउन तुम्हारे लिए ही तो है। फिर 5 बर्फ का गाउन पहनकर बाहर आती हैं और अपनी बच्चियों की खुशी से खिले हुए चेहरे देखकर उस गरीब दर्जी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शुक्रिया परी रानी, तुम्हारी वजह से मेरी बच्चियां इस बर्फ का गाउन पहनकर बहुत खुश हैं। माँ, ये बर्फ का गाउन बहुत सुंदर है। इसमें हमें जरा सी भी गर्मी नहीं लग रही है। हाँ माँ, इस बर्फ के गाउन के लिए शुक्रिया। माँ, आप ऐसा ही बर्फ वाला गाउन हमारे आस पड़ोस रहने वाले सभी बच्चों के लिए सिलना शुरू कर दो, फिर देखना हमारी खूब अच्छी कमाई होगी। अनीता को अपनी बेटी की ये बात बिल्कुल ठीक लगती है। तभी वह पोटली के अंदर से कुछ जादुई बीज निकालकर कपड़ों पर छिड़क कर कहती है, मैं चाहती हूँ कि ये कपड़े बर्फ के ना बने, बस बर्फ जितनी ठंड इसमें भर जाए। अनीता के इतना कहते ही जादुई बीजों में से एक सुनहरी रोशनी निकलकर उस कपड़े में समा जाती है और कपड़े का तापमान बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है। वहीं गरीब अनीता की बेटियां जब अपना बर्फ का गाउन पहनकर घर से निकलती हैं, तो अब उनकी हम उम्र की बच्चियां वैसा ही बर्फ का गाउन सिलने का ऑर्डर दे जाती हैं। और तभी चांदनी भी अनीता के घर आकर माफी मांगते हुए मक्खन लगाते हुए कहती है, अनीता, उस दिन के लिए मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं चांदनी जी, देखो ना, जब से पलक ने तुम्हारी 5 बेटियों को बर्फ का गाउन पहने देखा है, ये जिद पकड़ कर बैठ गई है। मगर एक बात तो बताओ, ये बर्फ पिघलती क्यों नहीं? चांदनी जी, हलवाई अपने हाथों के स्वाद का राज किसी और को बताता है? नहीं ना, इसलिए मैं भी आपको नहीं बता सकती, मगर बर्फ का गाउन बन जाएगा। क्या तुम मेरे लिए भी कुछ ऐसे कपड़े सिल सकोगी जिससे पहनने पर मुझे ठंडक मिले? चिंता मत कीजिए चांदनी जी, ये दर्जी आपके लिए ऐसे कपड़े सिलेगी जो आपको इस गर्मी में शिमला जैसी ठंडक का एहसास देगी। चांदनी के चले जाने के बाद अनीता कपड़े सिलना शुरू करती है और गाउन और चांदनी के लिए ब्लाउज और सूट बनाती है। गाउन और कपड़े तो सिल गए, अब मुझे इन जादुई बीजों को छिड़कना है। अनीता गाउन पर परी की दी हुई जादुई बीज छिड़क कर कहती है, मैं चाहती हूँ ये गाउन बर्फ की बन जाए। इतना कहते ही गाउन बर्फ की बन जाती हैं और अनीता फिर से उन जादुई बीजों को इस बार कपड़े पर छिड़क कर कहती है, मैं चाहती हूँ ये सारे कपड़े बर्फ जितने ठंडे हो जाएं। इस बार भी अनीता के कहे अनुसार ऐसा ही होता है। इसके बाद देखते ही देखते गरीब दर्जी अनीता के घर में कपड़े सिलवाने के लिए लोगों की भीड़ होने लगती है, जिससे अनीता के सिले कपड़ों से लोगों को भरी गर्मी से राहत मिलती है और अनीता की अच्छी कमाई होती है। पर किसी को भी इसके पीछे के जादू के बारे में पता नहीं चलता। अपनी मेहनत से अनीता गरीबी में ना सिर्फ अपनी 5 बेटियों का पेट पालती है, बल्कि एक अकेली औरत होकर भी गरीबी में बड़ा मुकाम हासिल करती है। और अब उसके पास अच्छा घर बार था, जिसमें फ्रिज, पंखा, एसी सभी चीजें थी। रोशन और सुमन की 2 जुड़वा बेटी हुई थी, जिस बात से वो दोनों बहुत खुश थे। एक रात को चैन से सोया करती थी तो दूसरी रात को सुमन को बहुत परेशान करती थी। रात रात भर जगा के रखती थी। दोनों बेटी शिवानी और सलोनी जैसे जैसे बड़ी होती गईं,
दोनों माँ बाप ने अपनी बेटियों को खूब प्यार किया। दोनों को एक जैसे कपड़े दिलाए, एक जैसा खाना दिया और बड़ी होने के बाद दोनों दिखती भी हम शक्ल थीं, जिस वजह से कभी रोशन तो कभी सुमन धोखा खा जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन सुमन शिवानी को कहती है, शिवानी, संध्या का समय हो गया है, पूजा की थाली तैयार कर दे। माँ, मुझसे नहीं होता ये सब काम, आप सलोनी से बोल दो, वही कर देगी। हाँ, तुझसे तो कहना ही बेकार है। वैसे भी तुझसे घर का कोई काम होता थोड़ी है। वैसे भी सारा काम अधिकतर सलोनी ही संभालती है। जब देखो आपको मौका मिल जाता है सलोनी की तारीफ करने का। अरे माँ, परेशान मत होइए, मैंने ऑलरेडी पूजा की सारी तैयारी कर दी है। आइए पूजा शुरू करते हैं। ये कहकर सलोनी पूजा करती है, जहाँ उसके माता पिता होते हैं और शिवानी मुंह फुलाकर कमरे में वीडियो गेम्स खेलती है। ये सलोनी की बच्ची समझती क्या है खुद को, इसकी वजह से माँ मुझे ताने देती हैं और ये अच्छा इतना बनती है कि मैं ही बुरी बन जाती हूँ। अब मैं अपना असली रूप दिखाऊंगी ताकि इसको डांट पड़े। आइडिया, अभी ये खाना बनाएगी ना, इसमें ही नमक तेज कर दूंगी। ऐसा कहकर शिवानी शाम के खाने में नमक तेज कर देती है, जिसे खाने के बाद रोशन कहता है, सलोनी बिटिया, ये दाल मखनी तुमने बनाई है ना? इतना नमक कौन डालता है? पता है ना, मेरा बीपी बढ़ जाता है। पापा जी, आप क्या बोल रहे हैं? मैं तो रोज जैसा खाना बनाती हूँ और रोज की तरह वैसा ही नमक डाला है। नहीं बेटा, तुमने खाने में सच में बहुत तेज नमक डाला है। अब उसने माँ गलती कर दी है तो आप में से कोई कुछ उसे कहेगा थोड़ी। सारा दोष तो आप मुझे ही देते हैं। और तू खुद को क्या शेफ समझती है कि तू कभी कोई गलती नहीं कर सकती? खाने में हद से ज्यादा नमक तेज डाल रखा है। माफ कर दीजिए माँ पापा, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं ठीक से खाना बनाऊंगी। कोई नहीं। मजा नहीं आया। अगर इसको ज्यादा डांट पड़ती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। कुछ तो करना पड़ेगा। अगले दिन सलोनी पोंछा लगा रही थी, तभी सुमन कहती है, सलोनी बेटा, ये करने के बाद मैंने अपने बेड पर साड़ी निकाल कर रखी है, तुम अच्छे से प्रेस कर देना। बहुत महंगी साड़ी है, मुझे निर्मला आंटी के कीर्तन में जाना है। ठीक है माँ, मैं कर देती हूँ। ये कहकर सलोनी अपनी माँ की साड़ी को जब प्रेस करती है तो शिवानी धोखे से बाहर की तरफ आवाज करती है, जिसे देखने सलोनी चली जाती है और इतने में शिवानी उस प्रेस को साड़ी पर रख देती है। अब आएगा मजा, जब सलोनी को माँ से डांट पड़ेगी, क्योंकि उनकी महंगी सी साड़ी सलोनी ने खराब जो कर दी है। ये कहकर शिवानी चली जाती है। इतने में सलोनी देखती है कि उसकी माँ की साड़ी जल चुकी है और शिवानी चालाकी से अपनी माँ को सलोनी की साड़ी जलने वाली बात बताती है, जिस बात पर सुमन सलोनी को थप्पड़ मार देती है और बहुत सुनाती है, अब मिलाना मुझे सुकून, ऐसे ही और परेशान करूंगी तुझे सलोनी की बच्ची। फिर शिवानी दुकान पर सामान लेने जाती है। अंकल जी, मुझे 2-3 मैगी के पैकेट और चॉकलेट दे दीजिए और ये फेस वॉश दे दीजिए नया वाला। सलोनी बिटिया, अभी तुम थोड़ी देर पहले दूध वगैरह ले गई थी, पहले ही ले जाती ये सब। लाओ पैसे दे दो, 180 रुपए हो गए। अच्छा, कहीं अंकल मुझे सलोनी तो नहीं समझ रहे। चलो बढ़िया है, अब उसके नाम का चूना भी लगा लेती हूँ। वो अंकल पैसे लाना भूल गई। अब ऐसा करो, लिख लो, जब माँ आएंगी या शिवानी आएगी तो वो दे देगी आपको। ठीक है बेटा। ये बोलकर शिवानी चली जाती है और शिवानी अक्सर सलोनी बनकर दुकान पर काफी उधारी कर देती है। एक दिन दुकान वाला बिल लेकर सुमन से 7,000 रुपए मांगता है। कि हाँ, ये 7,000 किस बात की मांग रहे हो आप? मैंने तो ऐसा कोई सामान ही नहीं मंगवाया है। अरे आप कैसी बातें कर रही हैं? रोज रोज सलोनी बिटिया कुछ न कुछ ले जाती है। उसने ही कहा था माँ पैसे दे देंगी, आप लिख लो। क्या सलोनी? मैंने उसको इतना सीधा समझा और सलोनी अब ये सब करने लग गई है। बताती हूँ इसे, आप 2 मिनट रुकिए, मैं पैसे लेकर आती हूँ। फिर सुमन पैसे निकालकर दुकान वाले को दे देती है और सलोनी से कहती है, सलोनी, ये सब क्या है? 7,000 रुपए का बिल? आखिर तू दुकान से उधार लाकर ऐसा क्या खा रही थी? जरा मुझे भी बता। तू ऐसी हरकतें करेगी मुझे पता नहीं था। अब तो बाहर वाले भी दरवाजे पर आ गए हैं। आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने तो अंकल से 1 रुपए का उधार भी नहीं किया, तो ये 7,000 की बात कहाँ से आई? आपको कोई गलतफहमी हुई होगी या ये सब शिवानी का किया धरा होगा। हम दोनों एक ही शक्ल के हैं ना। तभी सलोनी की बात सुन शिवानी आकर कहती है, माँ देखो देखो, ये सलोनी कितनी भोली बनने की कोशिश कर रही है। हमारी शक्ल एक जैसी है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू मुझ पर इल्जाम लगाएगी और माँ मुझे डांटने लगेंगी। अगर मुझे आलतू फालतू चीज खानी ही है
तो मैं माँ और पापा से पैसे भी मांग सकती हूँ। ये उधारी करने का नाटक मैं माँ से क्यों करूँगी? बताओ आप माँ। बिल्कुल नहीं। पर माँ मैं सच कह रही हूँ, मैं ऐसा भला क्यों करूँगी? आप जानती हैं मैं ये सब खाती भी नहीं हूँ। क्यों? तो इंसान नहीं है जो ये अटरम शटरम नहीं खा सकती है। परसों देखा था माँ आपने मेरी बनाई हुई मैगी ठूस रही थी ये। बिल्कुल सही कहा तूने, इसीलिए आज के बाद ये कोई ऐसी चीज नहीं खाएगी और न ही अब मैं तुझे पॉकेट मनी दूंगी। तुझे इतनी सीधी समझती हूँ और तू ही मुझे परेशान कर रही है। माँ अक्सर जो बच्चे सीधे होते हैं वही खोटे होते हैं, ये तो आपको खुद ही पता चल रहा होगा। बिल्कुल सही बोल रही है तू। उनके जाने के बाद सलोनी अपने कमरे में बैठकर अकेले रोती है। मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन इतने दिनों से माँ बस मुझे ही डांटती रहती है। ये सब शिवानी की ही करतूत है, पर माँ मेरा यकीन ही नहीं कर रही है। इस तरह अक्सर शिवानी अपनी बहन के हमशक्ल होने का फायदा उठाकर घर में उसे बार बार सुमन तो कभी रोशन से डांट खिलवाती है। एक दिन शिवानी फोन पर महंगा सा ज़ारा का बैग देखती है। OMG, ये तो 2 लाख रुपए का है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ये बैग हर हालत में चाहिए ताकि मैं अपने फ्रेंड्स के सामने शो करूं कि मैं भी अमीर हूं। पर इतने पैसे लाऊंगी कहाँ से? आइडिया, माँ का सोने का हार बेच देती हूँ, उससे मेरा बैग तो आ ही जाएगा और इल्जाम सलोनी पर लगा दूंगी। उसके बाद जो माँ उसे मारेंगी ना, ओहो मजा ही आ जाएगा। शिवानी कुछ देर बाद अपनी माँ की अलमारी से कीमती सोने का गहना सुनार को बेचकर ज़ारा का बैग खरीद लेती है। जब सुमन अपनी अलमारी में अपने कपड़े रखने आती है तो देखती है, भगवान ये लॉकर कैसे खुला हुआ है और मेरा सोने का सेट वो तो यहाँ पर है ही नहीं। शिवानी, सलोनी, मेरा सोने का हार कहाँ है? आवाज सुनकर दोनों जुड़वा बहनें आती हैं और हमेशा की तरह शिवानी सलोनी पर इल्जाम डाल देती है और फिर सुमन सलोनी को डंडे से बहुत मारती है। उसके हाथ पैर लाल पड़ जाते हैं। आज तो हद ही हो गई सलोनी, मैंने तुझे इतना लाड प्यार किया, इतना शरीफ समझा और तूने मेरे इतनी कीमती सोने के हार को बेच दिया, वो भी इस ज़ारा के बैग के लिए। तू चोरी भी करेगी मैं नहीं जानती थी। नहीं माँ नहीं। इतना कहकर गुस्से में सुमन चली जाती है। इस बात से शिवानी को बहुत खुशी मिलती है। फिर काम करते वक्त शिवानी के कपड़ों में सुमन को ज़ारा के बैग का बिल मिलता है। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मेरी बेटी इतनी शरीफ है और मैं उसका यकीन नहीं कर पाई। ये बैग तो शिवानी के नाम का है, मतलब जो भी किया है शिवानी ने किया है। फिर सुमन अपनी बेटी को सरसों और हल्दी का तेल लगाती है। बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने तुझ पर यकीन नहीं किया और तुझे इतने दिनों तक मारती पीटती रही, तुझे इतना कुछ कहा। ये सब शिवानी कर रही थी, तुम दोनों जुड़वा हो इसीलिए मैं पहचान ही नहीं पाई उसे। कोई बात नहीं माँ, जाने दीजिए, आखिर वो मेरी बहन ही तो है, पर उसने ऐसा क्यों किया मुझे समझ नहीं आया। अब तू देख, बताती हूँ उसको। फिर डंडा लेकर सुमन शिवानी को बहुत मारती है। तुझे क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा तेरी इस चालाकियों के बारे में? तेरी वजह से मैंने सलोनी को इतना मारा, वो इतनी भोली भाली है और तू इतनी निकम्मी हो गई है कि मेरे ही कमरे में से चोरी करने लग गई है। अब तेरा खाना पीना बाहर घूमना सब बंद। माँ मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मत कीजिए माँ, बंद मत कीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैंने सच में ही सलोनी को बहुत परेशान किया था। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी है। इस तरह सुमन शिवानी को कुछ दिनों के लिए खाना पीना पॉकेट मनी बंद कर देती है, जिसके बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है और शिवानी सुधर जाती है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी की कही सुनी पर यकीन नहीं करनी चाहिए। हर चीज को एक समझदार इंसान बनकर आराम से सुलझाना चाहिए।